हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए बात कर लेते हैं। हम लोग सीरीज कवर कर रहे थे बीपीएससी पीवाईक्यू की। बीपीएससी पीवाईक्यू में हम लोग पेज नंबर 5 तक पढ़ चुके थे और ये पेज नंबर 6 है। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्ट, आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। लोगों से को शेयर करिए ताकि लोग जो भी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बीपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम उन तक ये चीजें पहुंच सकें और वो भी रिवाइज कर सकें, पीवाईक्यू पढ़ सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिपिटक लिखी गई है, तो मैं बता चुका हूँ। त्रिपिटक जो है, पहली बात तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, बुद्धिज्म से संबंधित है त्रिपिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी। त्रिपिटक जो होता है उसमें त्रिपिटक, त्रिपिटक में पिटक का अर्थ होता है टोकरी। ठीक है, तो बुद्ध धर्म जो त्रिपिटक है वो कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी और ये किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। बुद्ध की जो भाषा थी शिक्षा की, जिस भाषा में वो शिक्षा देते थे, वो पाली ही भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा थी उस वक्त पाली। और जैन धर्म में जो शिक्षा दी गई थी वो किसमें दी गई थी? प्राकृत भाषा में। तो याद रखना, जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो प्राकृत भाषा में, मतलब महावीर स्वामी ने अपनी जो लोगों को समझाया था, शिक्षा दी थी, वो प्राकृत भाषा में दी थी, जबकि बुद्ध जी ने पाली भाषा में। ठीक, और आपको त्रिरत्न याद होगा, मैंने आपको समझाया था त्रिरत्न। त्रिरत्न आपका बुद्धिज्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो जो बुद्धिज्म में जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। इसको भी मैंने आपको समझाया था। बुद्ध, धम्म और संघ ये किसके हैं? बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। जबकि जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये 3 चीजें हैं। ज्ञान, दर्शन और आचरण, ये 3 चीजें आपकी हैं क्या? ये जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। तो गुप्त जो वंश था इसका बहुत ही योगदान था क्या? भागवत धर्म का। भागवत धर्म के विकास में, भागवत संप्रदाय के विकास में इसका योगदान था। गुप्त वंश के राजाओं का क्या था? अत्यधिक योगदान था। आजीवक संप्रदाय आपको पता होगा, इसके संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जब भी आपको याद आ जाए तो पहली बात तो नियतिवाद के प्रवर्तक थे। नियतिवाद, नियतिवाद का मतलब होता है कि सब कुछ लक डिसाइड करेगा, सब कुछ नियति, जो हमारा संजोग होगा वो तय करेगा। ठीक है, तो नियतिवाद में इनका नाम आता है मक्खली गोसाल का, और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, मौर्यों ने आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए और चीजें अपना प्रचार करने के लिए गुफा प्रदान की थी। ठीक है ना, आपको पता होगा बराबर गुफा, बराबर गुफा जो कि बिहार के जहानाबाद जिले में। ठीक है, बराबर पहाड़ी में। तो किसको? मक्खली गोसाल इसके संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके? आजीवक संप्रदाय के। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया हुआ अगला क्वेश्चन कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया था। किसने? आजीविकों ने। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल। ठीक है, नियतिवाद के प्रणेता थे, संस्थापक भी थे, और ये नियति पर विश्वास करता था। ये लक पर, सब कुछ लक पर डिपेंड था। मक्खली गोसाल। ठीक है, तो बराबर की गुफाएं ये कहाँ पर है? बिहार के जहानाबाद जिले में, जहानाबाद जिले में। ठीक है ना, जहानाबाद जिले में है बराबर की गुफा। क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो लोकेशन आपको याद रखना होगा। फिर सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, उसको बोलते हैं 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है तो क्या, उसको क्या कहते हैं? 14 पूर्व। 14 पूर्व कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। वैसे जैन ग्रंथ को बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं? जैन ग्रंथ को क्या बोलते हैं? आगम। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आगम क्या होता है? जैन साहित्य होते हैं। जितने भी जैन साहित्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है ओवरऑल रूप से? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इस चीज को ध्यान देना है। अब आगे देख लेते हैं जैन कल्पसूत्र। कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र को लिखा है। आपको पता होगा कि कल्पसूत्र में ही जो आपके 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ पर मिलती है? जैन धर्म के किस ग्रंथ से?
तो कल्पसूत्र से। 16 महाजनपद की जानकारी ये जैन धर्म के कल्पसूत्र से मिलती है, जिसको लिखा था भद्रबाहु। अच्छा सर, तो बुद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, वहां से जो है ये जानकारी मिलती है 16 महाजनपद की। तो 16 महाजनपद की जानकारी अगर पूछे तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, यहाँ से मिलता है। उसके अलावा कल्पसूत्र जो जैन धर्म की पुस्तक है, उसको भद्रबाहु में लिखा है, ठीक है, वहां भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक, आगे देख लेते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, बता चुका यानी जैन धर्म के संस्थापक। तो ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे, आपको पता होना चाहिए 24 तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर थे कौन? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म हुआ था बनारस में, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था वैशाली जिले के कुंडग्राम में। आपको पता है वर्तमान में बिहार में वैशाली जिला है और उसका मुख्यालय क्या है? हाजीपुर। तो इसको भी ध्यान रखना है। और वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का। तो ये प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और जो 24वें तीर्थंकर हैं ये कौन है? महावीर स्वामी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और ऋषभ देव जो है ये इन्हीं को जो है सुप्रीम टीचर माना जाता है। आप इंग्लिश वर्ड में याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो वही ये दोनों में समान जो चीजें वो आत्मदमन। देखिए जैन धर्म जो है वो ज्यादा अहिंसा पर फोकस करता है, जबकि आपका बौद्ध धर्म है मध्यम मार्ग को जो अपनाता है, मध्यम मार्ग जो है उसको अपनाता है, ये मिडिल पाथ को अपनाता है, मिडिल पाथ, ठीक है ना। मतलब ठीक है, ज्यादा एक्सट्रीम, ज्यादा मतलब कि चीजें एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं। जैन धर्म में क्या है कि चीजें बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कि अगर आपको जमीन पर आप चल रहे हो तो आपको ध्यान देना कि कीड़े मकोड़े जो उससे आपके पैरों से न मरे। बहुत सारी उसमें चीजें खाने पर प्रतिबंध होता है, जैसे आलू नहीं खाना चाहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफी अंतर है, लेकिन जो चीज समान नहीं है यहाँ मुख्य रूप से ऑप्शन के हिसाब से था वो आत्मदमन, ठीक है। और जैन धर्म आप जान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा फोकस करता है किसी भी चीज को बहुत व्यापक स्तर पर, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली वहां पे कुछ नियम कानून बहुत कठोर है, कठोर रूप से आपको अहिंसा वहां पालन करना पड़ता है। जबकि बौद्ध धर्म में क्या है कि मध्यम मार्ग है, वहां पे चल सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं 16 महाजनपद अगला चैप्टर है, ठीक है। देखिए कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ कब हुआ था? तो अजातशत्रु के समय हुआ था। देखिए कौशल एवं मगध के जो मध्य संघर्ष का जो प्रारंभ है ये कब हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ था। वही अजातशत्रु जिसने पहली बौद्ध संगीति करवाई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ करवाई थी सर? ये करवाई थी इन्होंने राजगृह में, यानी कि जो वर्तमान जो राजगीर है वहां पर। सर ये वर्तमान राजगीर कहाँ है बिहार में? ये नालंदा जिले में है, ठीक है, राजगीर। यहीं पर पहली बौद्ध संगीत इन्होंने करवाई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? महाकश्यप। कौन कर रहे थे इसकी अध्यक्षता? महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सर ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। किसने कराया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। और इनके पास दो हथियार थे, एक का नाम है रथ मूसल एक का नाम था, और एक का नाम था शीलाकंटक। दो इनके पास हथियार थे। मतलब एक रथ था जिसके ऊपर से पत्थरों की बारिश होती थी, ठीक है ना। एक रथ मूसल था, दूसरा था शीलाकंटक, जो काफी मतलब इनको युद्ध में, और जितने भी योद्धा थे इनके सामने, इनके विपरीत जो भी लोग आते थे वो ये दोनों चीजें इनको विजय बनाने में काफी इनकी अग्रणी भूमिका थी, शीलाकंटक और रथ मूसल की। तो अगर कोई पूछे कि अजातशत्रु के पास कौन से अस्त्र थे, एक तो रथ मूसल था और दूसरा शीलाकंटक। और इन्हीं ने क्या करवाया था? अपने पिता बिम्बिसार, आपको पता होना चाहिए बिम्बिसार, उन्होंने जेल में कैद करके रखा था। और हरियंक वंश की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने। हरियंक वंश की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने की थी। तो अजातशत्रु किस वंश का था? हरियंक वंश का था। और हरियंक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की। बिम्बिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक था, मैं आपसे बता चुका हूँ। बिम्बिसार का चिकित्सक था जीवक, ठीक है। जीवक इनका चिकित्सक था। बिम्बिसार किस वंश के संस्थापक थे? हरियंक वंश के संस्थापक थे, ठीक है।
बिंबिसार। आपको मैं अगर बता दूं कि जो मगध साम्राज्य है, मगध मगध में अगर पूछे कि शासकों का क्रम, तो सबसे पहले हर्यंक साम्राज्य आया, हर्यंक वंश जो है यही सबसे पहले आया था। ठीक है, उसके बाद फिर शिशुनाग शिशुनाग ठीक है, शिशुनाग, फिर नंद वंश, हसीन ठीक है ना, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, नहीं आपका हो गया। फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश, उसके बाद फिर कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश इस तरीके से एक ट्रिक है हसीन मासुका करके। ठीक है, तो उसको आप याद रखना। ह से हर्यंक, स से शिशुनाग, न से नंद। ये क्रम है। सबसे पहले मगध पर कौन आया? हर्यंक वंश, फिर ये शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद फिर क्या आया? म से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश और का से कण्व वंश। ठीक है, ये क्रम है मगध पर कौन कौन से वंश के राजाओं ने शासन किया। ठीक है, तो बिंबिसार किस वंश का था? हर्यंक वंश का, और हर्यंक वंश की स्थापना भी उसी ने की थी। ठीक है, और अजातशत्रु इसी का पुत्र था। आगे देख लेते हैं पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है ये आपको पता होना चाहिए गंगा और सोन नदी के संगम तट पर ये बसा है। और पाटलिपुत्र ये मगध वंश की राजधानी थी, मगध। ठीक है, आगे देख लेते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार किस पर राज्य करता था? तो बिंबिसार के बारे में बता चुका हूँ, ये मगध पर राज्य करता था। और ये 16 महाजनपदों में से काफी शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। ये अजातशत्रु का ये पुत्र था जो है। पाटलिपुत्र आपको पता है ये सोन और गंगा के संगम पर था। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। ठीक है ना। अवंती राजा की राजधानी क्या थी? तो अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब इसे अवंती भी कहते हैं। उज्जैन वर्तमान में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर है सर। अच्छा सर उज्जैन किस नदी के किनारे है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। इस चीज को ध्यान रखना। उज्जैन किस नदी के किनारे? सर क्षिप्रा नदी के किनारे। सर क्या यहाँ भी कुंभ लगता है? जी, यहाँ भी कुंभ का आयोजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, अभी वर्तमान में महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, जो कि गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। ठीक है ना, प्रयागराज। ठीक है ना, और एक और हरिद्वार जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है? यहाँ पर आपका कुंभ मेला लगता है। तो किस नदी के किनारे वो भी इम्पोर्टेंट है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर भी है। और एक चीज आपको और बताना है कि ये जो आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये उनका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव जी ये दक्षिणी उज्जैन से विधायक है। ठीक है, तो उज्जैन के बारे में आपने जाना। तो अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती का राजा था, तो अवंती के राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रद्योत। अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत। अभी आपको अवंती की राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। और महाकालेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था। उस वक्त गणतंत्र कौन था? मल्ल भी गणतंत्र था। उसके अलावा वैशाली जो है, वैशाली जो लिच्छवी यहाँ पर शासन करते थे, लिच्छवियों की वैशाली, वो भी क्या थी? वो भी आपकी गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भी शासक होगा, जिससे हमारे देश अभी आपने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया। इसका मतलब होता है किसी भी राज्य का या किसी भी देश का गणतंत्र होने का मतलब ये होता है कि जो भी राज्य का प्रमुख होगा, जो भी राज्य का मुखिया होगा, प्रमुख होगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो भी प्रमुख होंगे वो क्या होंगे? लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएंगे, न कि वंशानुगत शासन होगा। जैसे कि ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत शासन है, वहां पे राजतंत्र चलता है। वहाँ के जो राज प्रमुख हैं, जो वहाँ के राजा रानी है, जैसे अभी चार्ल्स थर्ड है, तो वो क्या है? वो वंशानुगत है। राजा रानी उस तरीके से उनके बेटा बेटी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग गणतंत्र है। इसका मतलब कि जो भी राज्य का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुन करके आएगा, न कि वंशानुगत होगा। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह।
राजगृह का और एक नाम गिरिव्रज, गिरिव्रज भी इसे कहते थे, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो राजगृह या गिरिव्रज, वर्तमान में राजगृह का नाम राजगीर है, राजगीर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है क्रिकेट का। राजगीर किस जिले में सर? नालंदा में है, तो नालंदा में आपका राजगीर है, ठीक है। ये हो चुका। और नालंदा से नीतीश कुमार भी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था सर? तो अजातशत्रु किस वंश के थे मैं आपसे बता चुका हूँ। अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। तो बिंबिसार ने ही हर्यंक वंश की स्थापना की थी। तो अजातशत्रु किस वंश के हुए? हर्यंक वंश के, ठीक है। हर्यंक वंश के ये हुए। हर्यंक डायनेस्टी आपको पता होना चाहिए। हर्यंक वंश सबसे पहले इसने जो है मगध पर शासन किया, ठीक है। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा हर्यंक वंश का, ठीक है। और ये बुद्ध के समकालीन भी थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। बुद्ध के शुरुआत में राजधानी क्या रही थी? राजगृह या गिरिव्रज। बाद में उदयन ने जो है राजधानी कहाँ बना दी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी, उसे राजधानी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जो इसके अंतिम शासक था, जो इसका अंतिम शासक पूछा गया, हर्यंक वंश का अंतिम शासक, इसका नाम था नागदशक। नाम था नागदशक, इसका अंतिम शासक था, आपको याद रखना है। तो स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। और अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ये दो चीजें तो जरूर याद रखना। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा हर्यंक वंश का। और मगध पर शासन करने वाला एक प्रकार से पहला जो ये पहला वंश था ये, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र, पूरे विश्व की बात हो रही है, पहले गणतंत्र की बात हो रही, वैशाली में किसने स्थापित किया था? लिच्छवियों ने उसको स्थापित किया था। लिच्छवी कहाँ के थे? वैशाली के थे। तो ये वैशाली कहाँ है? तो वैशाली वर्तमान में बिहार में जिला है। बिहार में एक जिला है वैशाली। वैशाली जिले का मुख्यालय है सर हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर आपका वैशाली जिले का मुख्यालय है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है आपका ईस्ट सेंट्रल, यानी पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है आपका हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी क्या है? हाजीपुर है, ठीक है। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा, ठीक है। वैशाली में ही पता है आपको कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का, ठीक है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में होता है, ठीक है सर। अच्छा, आगे देख लेते हैं। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था। तो ईसा पूर्व छठी सदी का मतलब पता है? 501। चलो उसको हम लोग बाद एक्सप्लेन करेंगे। छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। देखिए, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में थी। तो कहाँ पर? वैशाली बता चुका हूँ कहाँ पर है। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्ध ग्रंथ है। और ऐसे ही जो आपका कल्पसूत्र है, ठीक है ना, वहां भी इसका वर्णन है, ठीक। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। और अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। वत्स का राज्य कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र से बोलते हैं वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला क्षेत्र कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास का है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था क्या? गांगे में, जो गांगे मैदान था, गंगा के आसपास का जो मैदान था, वो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित। दूसरी बार जब नगरीकरण हुआ प्राचीन भारत में, तो कहाँ हुआ? गंगा के मैदानों के आसपास हुआ। इस तरीके से। और आगे देखते हैं, बहुत तेजी से खत्म करते हैं पेज को, वीडियो लंबा हो रहा है। मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। तो मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कहाँ पर? कुम्हरार में, कुम्हरार पटना में, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लकड़ी का महल यहाँ बनवाया गया था कुम्हरार में, कुम्हरार पटना में, याद रखना है इसको। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। किसने किया था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने। वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय पंचांग यही है, ठीक है ना। शक संवत को हमने बनाया है 78 ईस्वी में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन ने की थी। तो दूसरी शताब्दी के आसपास एक संस्कृत का शिलालेख, पहली बात तो पहला संस्कृत का शिलालेख जो प्राप्त हुआ उसका वो कौन सा है?
रुद्रदामन का शिलालेख, ठीक है ना। ये जो आपका सुदर्शन झील के पास है उसको बोलते हैं गिरनार अभिलेख। क्या बोलते हैं? गिरनार अभिलेख। तो अगर कोई पूछे कि संस्कृत का पहला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गिरनार अभिलेख से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक बताया गया है कि जो सुदर्शन झील है गिरनार के पास गुजरात में, जो कृत्रिम जलाशय, इसकी मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। इस चीज को याद रखना है। तो बस संस्कृत अभिलेख जरूर याद रखना, गिरनार अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है। इस तरीके से पेज नंबर 6 क्लियर हुआ। मोर एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी ये पेज बाय पेज चला है, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है ना। थैंक यू।